नमस्कार। रीड टू अर्न चैनल पर मैं संजय कुमार निषाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रस्तुत है लेस गिबलिन द्वारा रचित द आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपुल का हिंदी में अनुवाद, लोक व्यवहार की कला। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आप कैसे अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, लोगों के अहम को संभालना सीख सकते हैं, बातचीत में निपुण बन सकते हैं, लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ। लोगों के साथ सही व्यवहार घर और व्यापार में सफलता तथा आनंद के लिए एक आवश्यक तत्व है। लोक व्यवहार की कला आपको ऐसे उपाय बताती है जिनके द्वारा आप लोगों से व्यवहार के कौशल को ऐसे स्तर पर ले जा सकेंगे जिसे आप कभी नामुमकिन मानते थे। पुस्तक शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं लोक व्यवहार की कला। अध्याय 1, मानव संबंधों के बारे में सृजनात्मक तरीके से सोचना। हम सभी जिंदगी में दो चीजें चाहते हैं, सफलता और खुशी। हम सभी अलग अलग हैं। सफलता की आपकी परिभाषा मेरी परिभाषा से अलग है, लेकिन अगर हम सफल और खुश होना चाहते हैं तो हम सभी को एक बड़े घटक से निपटना सीखना होता है। समुची सफलता और खुशी का एक आम घटक है दूसरे लोग। बहुत से वैज्ञानिक अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि यदि आप दूसरों के साथ व्यवहार करने का तरीका सीख लेते हैं तो आप कारोबार, पेशे या व्यवसाय में सफलता की राह पर 85% आगे पहुंच जाते हैं और व्यक्तिगत खुशी की राह पर आप 99% आगे पहुंच जाते हैं। सिर्फ मिलजुल कर रहना ही जवाब नहीं है। महत्वपूर्ण तो लोगों के साथ पेश आने का ऐसा तरीका है जिससे हमें व्यक्तिगत संतुष्टि भी मिले और दूसरों का अहम भी आहत न हो। मानव संबंध लोगों से इस तरह व्यवहार करने का विज्ञान है कि हमारे और उनके दोनों के अहम सही सलामत रहे। यह लोगों के साथ हिल-मिल कर चलने का एकमात्र तरीका है जिससे सच्ची सफलता या संतुष्टि मिलती है या कभी मिली है। जीवन में 90% लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे लोगों के साथ कुशल व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अपने चारों ओर देखें, क्या सबसे सफल लोग वे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है या वे जिनमें सबसे ज्यादा योग्यता है? जो लोग सबसे खुश हैं और जीवन का सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं, क्या वे आपकी जान पहचान के दूसरे लोगों से ज्यादा चतुर हैं? जरा ठहर कर एक पल सोचें। संभावना इस बात की है कि आपकी जान पहचान के सबसे सफल और जीवन का सबसे ज्यादा आनंद लेने वाले वही लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं। आपके व्यक्तित्व की समस्याएं दूसरे लोगों से जुड़ी समस्याएं हैं। आज करोड़ों लोग हैं जो संकोची हैं, शर्मीले हैं और सामाजिक स्थितियों में असहज अनुभव करते हैं। वे हीन महसूस करते हैं और उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी असली समस्या मानव संबंधों की समस्या है। यह बात उनके दिमाग में आती ही नहीं है कि इंसान के रूप में वे इसलिए असफल हैं क्योंकि वे दरअसल लोगों के साथ सफलतापूर्वक व्यवहार करने में असफल हैं। लगभग इतने ही लोग होते हैं जो संकोची, शर्मीले लोगों से बहुत विपरीत दिखते हैं। कम से कम ऊपर से वे आत्मविश्वासी नजर आते हैं। वे रोबीले होते हैं और हर सामाजिक स्थिति में सब लोगों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं, चाहे यह घर हो, ऑफिस हो या क्लब हो। लेकिन उन्हें भी किसी चीज की कमी का एहसास होता है। वे हैरान होते हैं कि उनके कर्मचारी या उनके परिवार वाले उनकी कद्र क्यों नहीं करते। वे हैरान होते हैं कि लोग स्वेच्छा से सहयोग क्यों नहीं करते। उन्हें सही ढंग से कार्य करने के लिए लगातार विवश क्यों करना पड़ता है। और सबसे बढ़कर आत्म साक्षात्कार के सच्चे पलों में उन्हें यह एहसास होता है कि जिन लोगों को प्रभावित करने के लिए वे सबसे ज्यादा आतुर हैं, उनसे उन्हें वह अनुमोदन या स्वीकृति कभी नहीं मिलती है जिसके लिए वे ललायित हैं। वे सहयोग, वफादारी और मित्रता को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करते हैं
अपने काम कराने के लिए लोगों को मजबूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उस चीज को जबरदस्ती नहीं ले सकते जिसे वे सबसे ज्यादा चाहते हैं। वे लोगों को खुद को पसंद करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उनकी यह हसरत इसलिए कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में पारंगत नहीं है। चाहे हम इस बात को पसंद करें या न करें, लोग संसार में हमेशा रहेंगे। आधुनिक संसार में हम दूसरे लोगों के बिना कोई सफलता या खुशी हासिल कर ही नहीं सकते। सबसे सफल डॉक्टर, वकील या सेल्स पर्सन हमेशा वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान या सबसे ज्यादा कुशल है। सबसे सुखी पति पत्नी वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल लोगों को देख लें, वहां आपको एक ऐसा शख्स मिलेगा जो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में माहिर है। एक ऐसा शख्स जिसे दूसरों के साथ व्यवहार का तरीका आता है। मानव संबंधों में योग्यता भी किसी अन्य क्षेत्र में योग्यता हासिल करने जैसी है। यहाँ भी सफलता कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने और उनमें माहिर बनने पर निर्भर होती है। आपको सिर्फ यही पता नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। जहां तक बुनियादी सिद्धांतों का सवाल है, सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन आपसे मिलने वाला हर व्यक्ति अलग होता है। यदि आप हर व्यक्ति से सफलता पूर्वक व्यवहार करने के लिए अलग अलग पैंतरा सीखने की कोशिश करेंगे, तो यह नामुमकिन है। आप ऐसा कभी कर नहीं सकते। लोगों को प्रभावित करना चालाकी नहीं, बल्कि एक कला है। जब आप सतही मशीनी अंदाज में चाले चलते हैं, तो आप वही सब करते हैं जो व्यवहार के तरीकों में माहिर व्यक्ति करता है, लेकिन यह तरीके आपके लिए कारगर नहीं होते, जबकि उसके लिए होते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको मानव स्वभाव की समझ देना है। लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वे करते हैं। इस पुस्तक में बताई गई तकनीकों का परीक्षण मेरे मानव संबंध गोष्ठियों में हिस्सा लेने वाले हजारों लोगों पर किया गया है। ये सिर्फ मेरे प्रिय विचार ही नहीं है कि आपको लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। ये तो ऐसे विचार हैं जो इस परीक्षण में खरे उतरे हैं कि आपको लोगों के साथ अनिवार्यतः कैसा व्यवहार करना चाहिए, बशर्ते आप उनके साथ सुखद संबंध बनाना चाहें और साथ ही अपनी मनचाही चीजें भी पाना चाहें। हाँ, हम सभी सफलता और खुशी चाहते हैं। वह जमाना गुजर गया है, बशर्ते यह कभी रहा हो, जब आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को मजबूर कर सकते थे कि वे आपको आपकी मनचाही चीज दे दें। भीख मांगना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि उससे किसी के मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई सम्मान या मदद करने की इच्छा नहीं होती। जो लगातार दंडवत झुकता है, हाथ पसार कर घूमता है और दूसरे लोगों से खुद को पसंद करने की भीख मांगता है। आप जीवन से जो चाहते हैं वह पाने का सफल तरीका लोगों के साथ व्यवहार में योग्यता हासिल करना है। आगे पढ़ने पर आप जान जाएंगे कि कैसे। अध्याय 2, मानव अहंग को समझना। अहंग अपने स्वामी के लिए बहुत कीमती होता है, इसलिए इंसान जिस भी चीज या व्यक्ति को अपने अहंग के लिए जोखिम मानता है, उससे अपनी रक्षा के लिए बहुत आगे तक जा सकता है। इसी वजह से अहंकार शब्द का अर्थ नकारात्मक होता है। अहंकार के दूसरे पहलू पर गौर करें। अगर इसकी वजह से लोग मूर्खतापूर्ण, अतार्किक और विनाशकारी चीजें करते हैं, तो इसी की बदौलत वे महान और नायकों जैसे काम भी कर सकते हैं। आखिर यह अहंकार क्या है? संपादक और मानवतावादी एडवर्ड बोक ने कहा था कि संसार जिसे अहंकार और दंभ कहता है, वह दरअसल इंसान में भरी गई दैवी चिंगारी है, और जिन लोगों ने अपने भीतर की दैवी चिंगारी सुलगा ली है, सिर्फ वही आज तक महान काम कर पाए हैं। आप इसे चाहे जो भी नाम देना चाहें, मानव गरिमा, व्यक्तित्व या अनूठापन, हर व्यक्ति के हृदय की गहराई में कोई ऐसी चीज होती है जो महत्वपूर्ण है और सम्मान की मांग करती है। हर इंसान का व्यक्तित्व खास और अनूठा होता है। इंसान की सबसे शक्तिशाली प्रेरणा यह होती है कि वह सभी शत्रुओं के खिलाफ इस महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करें। इसलिए आप लोगों से मशीनों, संख्याओं या भीड़ जैसा व्यवहार करके बच नहीं सकते।
व्यक्तिगत महत्व से इंसानों को वंचित रखने का हर प्रयास नाकाम रहा है। यह सेनाओं और जेलों से ज्यादा शक्तिशाली है। यह उन जमींदारों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई जिन्होंने लोगों को दास बनाने की कोशिश की। यह हिटलर की सेनाओं से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई और इसने स्वाधीनों की भूमि के लिए मंच तैयार कर दिया। किसी भी देश के लिए स्वाधीनता की घोषणा दरअसल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घोषणा है। यह गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इंसान के सच्चे महत्व को ईश्वर का उपहार मानती है। हम इस तत्व को स्वप्रमाणित मानते हैं कि सभी इंसानों को उनके सृजनकार ने निश्चित अहस्तांतरीय अधिकार दिए हैं। यह पुस्तक धर्म के बारे में नहीं है, लेकिन अंततः आप धर्म और मानव संबंधों को अलग नहीं कर सकते जब तक आप यह विश्वास नहीं करते कि एक सृजनकार है जिसने हमें आंतरिक मूल्यों के साथ अहस्तांतरणीय अधिकार दिए हैं। जब तक आप लोगों में विश्वास नहीं कर सकते। हेनरी काइसर ने कहा था कि आप स्वतः ही अच्छे मानवीय संबंधों का अभ्यास करने लगेंगे यदि आप यह याद रखें कि हर व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ईश्वर की संतान है। यह आत्मगौरव का एकमात्र सच्चा आधार भी है। जिस व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि वह अपने अच्छे गुणों या कार्यों के कारण नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा की बदौलत खास है जिसने उसे आंतरिक मूल्य दिए हैं, उसमें स्वस्थ आत्मगौरव होता है। जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता वह पैसे कमाकर, शक्ति या शोहरत हासिल करके या दूसरे तरीकों से महत्व हासिल करने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति न सिर्फ नकारात्मक अर्थ में अहंकारी होते हैं बल्कि आत्मगौरव पाने की उनकी निरंतर भूख संसार में ज्यादा मुश्किलों का कारण बन जाती है। जीवन के 4 तथ्य जिन्हें आपको अपने हृदय पर अमिट रूप से अंकित कर लेना चाहिए। 1, हम सभी अहंकारी होते हैं। 2, हमारी खुद में जितनी ज्यादा रुचि होती है उतनी किसी दूसरी चीज में नहीं होती। 3, जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है और खास समझा जाना चाहता है। 4, हर व्यक्ति में दूसरों से अनुमोदन की ललक होती है ताकि वह खुद का अनुमोदन कर सके। हम सब अहंग के भूखे हैं। जब यह अहंग कमोबेश संतुष्ट होता है तभी हम खुद को भूल पाते हैं, खुद पर से अपना ध्यान हटा पाते हैं और किसी दूसरी चीज में लगा पाते हैं। जिन्होंने खुद को पसंद करना सीख लिया है सिर्फ वही दूसरों के साथ उदार और दोस्ताना हो सकते हैं। कौन सी चीज लोगों को स्व केंद्रित और घमंडी बनाती है? हम सोचते थे कि अहंकारी के साथ परेशानी यह थी कि वह अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचता था। हम सोचते थे कि अगर वह अपने उच्च आत्मगौरव से निजात पाले तो उसका इलाज हो जाएगा। व्यवहार में मुश्किल इन लोगों के आत्मगौरव को थोड़ा कम करने के लिए जिन पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया गया वे सभी कारगर नहीं रहे। उनका परिणाम बस यही निकला कि सामने वाला ज्यादा शत्रुतापूर्ण हो गया और उसका अहंग पहले से भी ज्यादा संवेदनशील हो गया। ये तरीके कभी कारगर नहीं रहे। इसका कारण सरल है। अब हम बिना किसी संदेह के यह बात जान गए हैं कि आत्म केंद्रित अहंकारी व्यक्ति आत्मगौरव की अति के कारण कष्ट नहीं उठा रहे हैं बल्कि आत्मगौरव की भारी कमी के कारण कष्ट उठा रहा है। यदि आपके खुद के साथ अच्छे संबंध हैं तो आपके दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध होंगे। जब कोई व्यक्ति खुद को बेहतर पसंद करने लगता है तो वह दूसरों को भी बेहतर पसंद कर सकता है। एक बार जब वह खुद के बारे में दुखद असंतुष्टि से उबर जाता है तो वह दूसरों के प्रति कम आलोचनात्मक और ज्यादा सहनशील हो जाता है। अहं की भूख उतनी ही सर्वव्यापी और स्वाभाविक होती है जितनी की भोजन की भूख। अहं का आहार भी उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है जो भोजन शरीर के लिए करता है, आत्मरक्षा। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। इसी तरह अहं या हर व्यक्ति की अनोखी व्यक्तिगता को सम्मान, अनुमोदन और उपलब्धि के एहसास की जरूरत होती है। भूखा अहं ओछा अहं होता है। अहं की तुलना पेट से करने पर यह काफी स्पष्ट हो जाता है कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वे करते हैं। जो इंसान हर दिन 3 बार या अच्छा भोजन करता है वह अपने पेट के बारे में बहुत कम सोचेगा, लेकिन अगर 1-2
दिन तक सचमुच भूखा रहे तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। वह ज्यादा आलोचनात्मक बन जाता है, वह किसी भी चीज से खुश नहीं होती है और वह लोगों पर भड़क उठता है। उसे यह बताने से कोई फायदा नहीं होता कि उसकी समस्या यह है कि वह पेट के बारे में अति चेतन है और उसे अपना ध्यान पेट से हटा लेना चाहिए। उसके इलाज का सिर्फ एक तरीका है, बचाव के लिए प्रकृति की मांग को पूरा करना। प्रकृति ने हर प्राणी में एक सहज बोझ भरा है जो कहता है आप और आपकी दुनिया जरूरतें सबसे पहले आती हैं। इसलिए जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी तब तक वह किसी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं दे पाएगा। आत्म केंद्रित व्यक्ति के मामले में भी काफी कुछ ऐसा ही होता है। स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए स्वीकृति और स्व अनुमोदन की निश्चित मात्रा की जरूरत होती है। किसी स्व केंद्रित व्यक्ति को फटकारने और अपना दिमाग खुद से दूर हटाने को कहने से कोई फायदा नहीं होता। वह अपना ध्यान खुद से दूर तब नहीं हटा सकता जब तक कि उसकी अहं की भूख संतुष्ट न हो जाए। सिर्फ तभी वह अपना ध्यान खुद से दूर हटा पाएगा और इसे काम पर, दूसरे लोगों पर या दीगर जरूरी चीजों पर लगा पाएगा। जब आत्मगौरव का स्तर ऊंचा होता है तो लोगों के साथ तालमेल बैठाना आसान होता है। उस वक्त लोग खुश मिजाज, उदार और सहिष्णु होते हैं। वे दूसरों के विचार सुनने के लिए तैयार होते हैं। उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए अब वे दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में सोच सकते हैं। उनका खुद का व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली और सुरक्षित हो चुका है कि वे जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। वे कभी कभार गलत होने और अपनी गलती मानना बर्दाश्त कर सकते हैं। वे अपनी आलोचना या तिरस्कार को सहजता से लेते हैं क्योंकि इससे उनके आत्मगौरव में सिर्फ एक छोटी सी खरोंच ही लगेगी और इसके बावजूद उनके पास बहुत सारा आत्मगौरव बचा रहेगा। सभी लोग जानते हैं कि अधीनस्थों की तुलना में शिखर पर बैठे इंसान से व्यवहार करना आमतौर पर ज्यादा आसान होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, उस कमबख्त माचिस को बुझाओ, लेकिन उसे तब शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब उसने देखा कि माचिस दरअसल जनरल ब्लैक जैक परसिंग ने जलाई थी। जब उसने बुदबुदाकर माफी मांगी तो जनरल परसिंग ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, बस इस बात की खुशी मनाओ कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं हूं। छोटा बनने के लिए आपको खुद को नीचे करना होता है। जब आत्मगौरव का स्तर कम होता है तो मुश्किलें आसानी से हावी हो जाती है। आत्मगौरव बहुत ज्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज जोखिम बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को एक आलोचनात्मक निगाह या एक कटु शब्द तबाह कर सकता है। जो संवेदनशील व्यक्ति सहज सामान्य टिप्पणी में भी कोई ताना या दोहरा अर्थ देख लेते हैं, वे कम आत्मगौरव से पीड़ित हैं। बड़बोले, दिखावटी और दबंग इंसान के साथ भी यही समस्या है। दूसरों में आत्मगौरव की कमी से उत्पन्न मुश्किलों से निपटना। उन्हें खुद को बेहतर पसंद करने में उनकी मदद करें। जब कोई घमंडी व्यक्ति आपको अपनी औकात दिखाने की कोशिश करता है तो आप दो चीजें याद करके उसे व्यवहार को समझ सकते हैं। सबसे पहले उसे अपने खुद के स्व महत्व को बढ़ाने की सख्त जरूरत है और वह आपको नीचे गिराकर यही करना चाहता है। दूसरे, वह डरा हुआ है। उसे आत्मगौरव का स्तर इतना कम है कि आपका एक चुभता हुआ वाक्य इसे पूरी तरह धराशायी कर देगा। हालांकि उसे पक्का यकीन नहीं है कि आप उसके आत्म महत्व पर निशाना साधेंगे, लेकिन फिर भी वह यह जोखिम लेना गवारा नहीं कर सकता। वह इसी एकमात्र सुरक्षित रणनीति का इस्तेमाल कर सकता है कि उसकी असलियत आप पर उजागर होने से पहले ही वह आपको नीचे गिरा दे। उसे नीचे गिराने की कोशिश करके मुश्किल को न बढ़ाएं। तानों, चुभने वाली टिप्पणियों और बहस करने से बचें। अगर आप जीत गए तो आत्मगौरव का उसका निचला स्तर पहले से भी नीचे लुढ़क जाएगा और इस वजह से उसके साथ व्यवहार करना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके बजाय उसके भूखे अहंग को पोषण दें, शेर को मेमने में बदल दें, फिर वह आप पर गुर्राना और झपटना बंद कर देगा। यह नीति सिर्फ मुश्किल लोगों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर काम करती है। हर इंसान ज्यादा रुचिकर, ज्यादा समझदारी भरा और ज्यादा सहयोगी बन जाता है जब आप उसके अहंग को पोषण देते हैं।
झूठी चापलूसी से नहीं बल्कि सच्ची प्रशंसा से। जिन लोगों से आप व्यवहार करते हैं उनमें अच्छी बातों की तलाश करें, ऐसी बातें जिनकी आप प्रशंसा कर सकें। हर दिन कम से कम 5 सच्ची प्रशंसाएं करने की आदत डालें और देखें कि दूसरों के साथ आपके संबंध कितने सुचारू बन जाएंगे। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को ज्यादा पसंद कर सकें। श्रेष्ठता या कृपा दिखाने के अंदाज में ऐसा करने की कोशिश न करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी श्रेष्ठता के दम से वे शत्रु बन जाएंगे। मानव संबंधों का पहला नियम है, लोग काफी हद तक अपने खुद के अहंग को बढ़ाने के लिए ही काम करते हैं या इसी प्रयास में विफल हो जाते हैं। जब आप किसी को एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हों और तर्क नाकाम हो जाए, तो उसके अहंग को बढ़ाने वाला कारण आजमाएं। दूसरों को आपकी मदद करने का एक व्यक्तिगत कारण दें। कुछ समय पहले मैं एक शहर गया था जहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा था। अप्रत्याशित कारोबारी गतिविधियों की वजह से मुझे रात वहीं बितानी पड़ी। कोई रिजर्वेशन न होने की वजह से मैं एक होटल में गया जहां मैं प्रायः रुकता था। रिसेप्शन पर कमरा लेने की कोशिश करने वालों की भीड़ लगी थी। तभी मुझे एक परिचित क्लर्क दिखाई दिया। उसने माफी मांगते हुए कहा, देखिए लेस, आपको हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि आप आ रहे हैं। मैं इन परिस्थितियों में आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक समस्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर इस शहर में कोई व्यक्ति इस समस्या का समाधान खोज सकता है तो वह आप ही हैं। अगर आप मुझे कमरा नहीं दिला सकते तो बेहतर होगा कि मैं हार मान लूं और जाकर पार्क में सो जाऊं। उसने कहा, देखिए आधा घंटे बाद आकर मिलें, मैं देखता हूं कि क्या कोई इंतजाम हो सकता है। इस दौरान उसने अनौपचारिक सम्मेलनों में इस्तेमाल होने वाले एक छोटे लिविंग रूम की याद आ गई, जिसे एक अतिरिक्त पलंग लगाकर बेडरूम बनाया जा सकता था। मुझे कमरा मिल गया और उसे उपलब्धि का एहसास मिल गया। उसने हम दोनों के सामने यह साबित करके अपने अहंग को बढ़ा लिया, अगर कोई यह काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। खुद को ज्यादा पसंद करने में लोगों की मदद करें। आत्मगौरव की उनकी भूख को संतुष्ट करें। अध्याय 3, दूसरे को महत्वपूर्ण एहसास कराने का महत्व। हर इंसान मानव संबंधों में मिलीनियर होता है। बहुत दुखद बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी इस दौलत को सेंध कर रखते हैं, इसे कंजूसी से खर्च करते हैं और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारे पास इतनी भारी दौलत है। दूसरों की व्यक्तिगत महत्व की भावनाओं को बढ़ाना आपकी शक्ति में है। वे खुद को बेहतर पसंद करें, यह सुनिश्चित करना भी आपकी शक्ति में है। वे प्रशंसा और स्वीकृति महसूस करें, यह सुनिश्चित करना भी आपकी शक्ति में है। लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का सबसे बेहतर तरीका आपके पास मौजूद इस दौलत को बांटना है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता और आपको यह डर भी नहीं होता कि यह कभी खत्म हो जाएगी। इसमें अदला बदली करने या सौदेबाजी करने की कोशिश न करें। आप जो चाहते हैं लोगों से वह पाने के लिए इसका इस्तेमाल रिश्वत की तरह न करें। इसे अंधाधुंध अंदाज में न दें। आपको दूसरों से अपनी मनचाही चीज मिलेगी या नहीं, यह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुहावरे की भाषा में जब आप पानी में रोटी डालते हैं तो यह हमेशा कई गुना होकर आपकी ओर लौट आती है। यह मानने की गलती न करें कि सफल या मशहूर लोगों को महत्वपूर्ण होने के एहसास की कोई जरूरत नहीं होती। शिष्टाचार, विनम्रता और दस्तूर का आधार ही व्यक्तिगत महत्व की सर्वव्यापी भूख है। शिष्टाचार और विनम्रता सिर्फ वे तरीके हैं जिनमें हम सामने वाले के महत्व को जताते हैं। हम सभी को यह महसूस करने की जरूरत होती है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हमें यह महसूस करने की जरूरत होती है कि सामने वाले हमारे महत्व को पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं। वास्तव में हमें इस बात की जरूरत होती है कि दूसरे लोग महत्वपूर्ण महसूस करने में हमारी मदद करें और हमारे व्यक्तिगत महत्व के एहसास की पुष्टि करें। अपने बारे में हमारी भावनाएं काफी हद तक उन भावनाओं का प्रतिबिंब होती है जो दूसरे लोग हमारे बारे में व्यक्त करते हैं।
कोई भी इंसान अपनी गरिमा और महत्व को कायम नहीं रख सकता अगर उससे मिलने वाला हर व्यक्ति उसके साथ महत्वहीन जैसा बर्ताव करता हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटी-छोटी महत्वपूर्ण दिखने वाली बातों के मानवीय संबंधों में बहुत विकट परिणाम हो सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि लोग तलाक मांगते समय कैसे-कैसे कारण देते हैं? वह बड़े मजे से हर एक को बताता था कि मैं पैसे के बारे में कितना मूर्ख हूँ, या जब वह खाना बनाती थी तो बिल्ली को हमेशा मुझसे पहले खिलाती थी। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हें दोहराने से सामने वाले व्यक्ति का यह संदेश मिलता है, मैं नहीं सोचता कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, किसी विस्फोट को शुरू करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है। आप जो छोटी-छोटी चीजें करते और कहते हैं, उनसे प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू हो सकती है। आपको सामने वाले व्यक्ति को मान्यता देनी चाहिए। दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों में सरकारें किसी दूसरे देश को मान्यता देने की बात करती है या उन्हें मान्यता देती हैं। दूसरों के साथ हमारे कूटनीतिक संबंधों में हम भी इससे सबक ले सकते हैं। कर्मचारियों में असंतुष्टि के मुख्य कारण ये हैं: 1. सुझावों के लिए श्रेय देने में असफलता। 2. शिकायतें दूर करने की असफलता। 3. प्रोत्साहित करने की असफलता। 4. दूसरों के सामने कर्मचारियों की आलोचना करना। 5. कर्मचारियों की राय मांगने की असफलता। 6. कर्मचारियों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देने की असफलता। 7. पक्षपात। गौर करें कि इनमें से हर बिंदु का संबंध कर्मचारी के महत्व को पहचानने की असफलता से जुड़ा है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीके ये हैं। 1. दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण माने। पहले नियम पर अमल करना सबसे आसान है। बस अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि दूसरे लोग महत्वपूर्ण हैं। ऐसा करने पर सामने वालों को आपका नजरिया पता चल जाएगा, भले ही आप कोशिश न कर रहे हों। यही नहीं, इससे चालबाजी की जरूरत खत्म हो जाती है और आपके मानव संबंध ईमानदारी की बुनियाद पर बनते हैं। यदि आप मन ही मन यह सोच रहे हो कि दूसरे लोग तुच्छ हैं, तो आप उन्हें अपनी उपस्थिति में महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा सकते। जरा सोचें, इस पृथ्वी पर लोगों जितना महत्वपूर्ण या रोचक और कौन है। 2. लोगों पर गौर करें। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर गौर करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती है? वास्तव में आप अपने आसपास की चीजों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देखते हैं। आप ध्यान देने के लिए सिर्फ उन्हीं चीजों को चुनते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। एक ही सड़क पर चलने वाले 5 लोग शायद 5 अलग-अलग चीजों पर गौर करेंगे। इसका कारण यह है कि उनकी अलग-अलग चीजों में रुचि होती है। इसलिए जब कोई हम पर गौर करता है, तो यह हमारी बहुत बड़ी प्रशंसा है। इस तरह वह कह रहा है कि वह हमारे महत्व को पहचानता है, वह हमारे मनोबल को एक बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है। परिणाम यह होता है कि हम ज्यादा दोस्ताना और ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं और ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। किसी समूह से व्यवहार करते समय यह न भूलें, समूह के हर व्यक्ति को मान्यता देने की कोशिश करें। 3. लोगों से प्रतिस्पर्धा न करें। इसके लिए थोड़े अनुशासन की जरूरत होती है, क्योंकि आप भी इंसान हैं और हर व्यक्ति की तरह आप भी महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। आपको खुद पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं यह इच्छा उल्टी न पड़ जाए। बुनियादी तथ्य यह है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। हर व्यक्ति यह महसूस करना चाहता है कि दूसरे उसके महत्व को पहचान रहे हैं। मानव स्वभाव का यह गुण अपने आप में तटस्थ है। आप इसका इस्तेमाल अपने लाभ या हानि के लिए कर सकते हैं। जिस तरह आप चाकू से अपनी ब्रेड पर बटर लगा सकते हैं या अपना गला काट सकते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार में यह प्रलोभन हमेशा मौजूद रहता है कि हम खुद को महिमा मंडित करके उन्हें प्रभावित कर दें। लेकिन चेतन या अचेतन रूप से हम एक अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं। जब कोई हमें उसके किए किसी बड़े काम के बारे में बताता है, तो हम तुरंत ही उससे भी ज्यादा बड़े काम के बारे में सोचने लगते हैं जो हमने किया है। यदि कोई हमें एक अच्छी कहानी बताता है, तो तुरंत ही हम
एक ऐसी कहानी की तलाश करने लगते हैं जो उससे भी अच्छी हो। अक्सर हम अपने खुद के महत्व से दूसरों को प्रभावित करने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि खुद को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए हम उन्हें छोटा महसूस करा सकते हैं। एक सरल नियम बताया जा रहा है जो इस बाधा से उबरने में आपकी मदद करेगा। यदि आप दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका उन्हें यह जता देना है कि आप उनसे प्रभावित हैं। उन्हें जता दें कि आप उनसे प्रभावित हैं। इससे वे आपको अपनी जान पहचान के सबसे चतुर और सबसे आकर्षक व्यक्तियों में से एक मानेंगे। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उनके मन में यह पक्का विश्वास होगा कि आप मूर्ख हैं और कुछ भी नहीं समझते हैं। 4. जाने कि दूसरों को कब सही करना है। जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आमतौर पर यह किसी असली समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। यह अमूमन उनके बजाय अपने महत्व की भावना को बढ़ाने के लिए किया जाता है। खुद से पूछें, वे सही हैं या गलत? क्या इससे कोई सच्चा फर्क पड़ता है? सभी छोटे छोटे युद्ध जीतने की कोशिश न करें। यदि सामने वाले के अहंग के सिवाय कोई चीज शामिल नहीं है तो जहमत क्यों उठाना। आप जो नकारात्मक छाप छोड़ेंगे वह आपके अहंग की छोटी सी विजय से कहीं भारी पड़ेगी। अध्याय 4. दूसरों के कार्यों और नजरियों को नियंत्रित करना। आपने सम्मोहनकर्ता स्वेंगली के बारे में सुना होगा जो किसी रहस्यमयी शक्ति से लोगों के कार्यों और व्यवहार को नियंत्रित करते थे। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि हम में से प्रत्येक छोटा मोटा स्वेंगी होता है। हम सम्मोहन में तो माहिर नहीं होते हैं लेकिन इसके बावजूद हम दूसरों पर नियंत्रण करते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि हमें यह पता नहीं होता है कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें यह भी पता नहीं होता कि अमूमन हम अपने पक्ष के बजाय इसका इस्तेमाल अपने विपक्ष में करते हैं। हम में से प्रत्येक जिसके भी संपर्क में आता है उसके कार्यों और नजरियों को प्रभावित व नियंत्रित करने की कोशिश करता है। हमारे पास यह विकल्प होता है, हम इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए करेंगे या बुरे के लिए, अपने लाभ के लिए या अपने नुकसान के लिए। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि जब भी कोई आपके साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव किया या अतार्किक ढंग से काम करता है तो हो सकता है कि उसे आपने ही आमंत्रित किया हो। आपको वही नजरिया अपनाना चाहिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। लोग दूसरों के नजरिए और कार्य पर वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। इस सिद्धांत पर अमल करने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। हर व्यक्ति सही चीज करना चाहता है। जीवन में हमारे सामने जो मंच तैयार होता है उसी के अनुरूप हम अपनी भूमिका निभाते हैं। हमारे मन में एक अचेतन आकांक्षा यह रहती है कि हम अपने बारे में दूसरों की राय के अनुरूप अच्छे या बुरे बने। लोक व्यवहार में हम दूसरों के व्यवहार में अपने खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ऐसा लगता है मानो हम किसी दर्पण के सामने खड़े हों। जब हम मुस्कुराते हैं तो आईने वाला भी मुस्कुराता है। जब हम त्योरी चढ़ाते हैं तो वह भी त्योरी चढ़ा लेता है और जब हम चिल्लाते हैं तो वह भी पलटकर चिल्लाता है। यह जानने के बाद आप दूसरों की भावनाओं को काफी आश्चर्यजनक हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप खुद को किसी विस्फोटक स्थिति में पाएं जो किसी भी पल हाथ से बाहर निकल सकती हो तो अपनी आवाज नीची कर लें और इसे मृदु रखें। इससे दूसरे भी अपनी आवाज नीची रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर वे अपनी आवाज मृदु रखते हैं तो वे नाराज और भावनात्मक नहीं हो सकते। ध्यान रहे, अगर आप सामने वाले के गुस्सा होने के बाद इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो यह काम नहीं करेगी, लेकिन क्रोध के आने से पहले इस तकनीक का इस्तेमाल कारगर होता है। उत्साह संक्रामक होता है। उत्साह सर्दी से ज्यादा संक्रामक होता है और तटस्थता या उत्साह की कमी भी। आप किसी को कोई सामान तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप उसके बारे में खुद उत्साहित ना हो। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। जिस तरह आप अपने उत्साह से दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं
ठीक उसी तरह आप विश्वास पूर्वक काम करके दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं। दुखद सच्चाई यह है कि औसत योग्यता वाले कई लोग असाधारण गुणों वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे यह जानते हैं कि विश्वास के साथ काम कैसे किया जाता है। सभी महान लीडर यह बात जानते हैं। मिसाल के तौर पर जब नेपोलियन के पहले निर्वासन के बाद उन्हें पकड़ने के लिए फ्रांसीसी सेना भेजी गई, तो वे बहादुरी से उसके सामने आए। उन्होंने परम विश्वास के साथ काम किया, मानो उन्हें यह उम्मीद थी कि सेना उनके आदेश मानेगी। नतीजा यह हुआ कि सेना ने उनके आदेश माने। जॉन डी रॉकफेलर ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। जब एक कर्ज देने वाले ने यह सुझाव दिया कि वह उधार वापस चाहता है, तो रॉकफेलर ने झटके से अपनी चेकबुक निकाली। उन्होंने पूछा, आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे, नकद या स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर? वे इतने शांत और आत्मविश्वासी नजर आ रहे थे कि लगभग सभी कर्ज देने वालों ने शेयर का विकल्प चुना और किसी को भी इस बात पर कभी अफसोस नहीं हुआ। यदि आप खुद में विश्वास करते हैं और इस तरह काम करते हैं मानो आपको खुद पर विश्वास है, तो दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। अपने व्यक्तित्व में थोड़ी चुंबकीयता भरें। आत्मविश्वास कई सूक्ष्म तरीकों से झलकता है। हो सकता है कि हमने कभी विश्लेषण न किया हो कि हमें किसी खास व्यक्ति पर विश्वास क्यों है, लेकिन अवचेतन रूप से हम इतने छोटे छोटे संकेतों के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। एक, अपनी चाल पर गौर करें। आपकी शारीरिक क्रियाएं आपके मानसिक नजरिए को व्यक्त करती है। यदि आप किसी को झुके कंधों के साथ चलते देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि उनका बोझ इतना भारी है कि उठ नहीं रहा है। वे हताशा और निराशा का भारी बोझ ढोते नजर आते हैं। यदि किसी की आत्मा पर कोई बोझ है, तो यह हमेशा उसके शरीर को भी झुका देगा। अगर कोई सिर और आंखें नीची करके चलता है, तो आप एक निराशावादी व्यक्ति को देख रहे हैं। भीरू व्यक्ति अनिश्चित झिझकते हुए कदमों से चलता है, मानो उसे खुलकर चलने में डर लगता हो। विश्वास से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनका सीना तना होता है, उनकी आंखें सीधी और ऊपर एक लक्ष्य की ओर होती है जिस तक पहुंचने का उसे पूरा विश्वास होता है। 2, आपका हाथ मिलाने का अंदाज सामने वाले को इस बारे में बहुत कुछ बता देता है कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। मरियल, गीले कपड़े जैसे हाथ मिलाने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होता है। हड्डी चकनाचूर करने वाला आत्मगौरव के अभाव की भरपाई कर रहा है। दृढ़ हाथ मिलाना और बस थोड़ा सा दबाने से यह संकेत मिलता है, मेरी चीजों पर दृढ़ पकड़ है। यह आत्मविश्वास दर्शाता है। 3, अपनी आवाज के लहजे को संयत रखें। हम अपनी आवाज के जरिए खुद को जितना ज्यादा व्यक्त करते हैं, उतना किसी दूसरे तरीके से नहीं करते। आवाज संवाद का सबसे ज्यादा विकसित माध्यम है। आपकी आवाज आपके विचारों को ही संप्रेषित नहीं करती है, यह अपने बारे में आपकी भावनाओं को भी उजागर करती है। अपनी आवाज को सुने। इसमें निराशा का पुट है या साहस का? क्या आपको रोने बिछुड़ने की आदत पड़ गई है? आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं या बस बुदबुदाते हैं? 4, मुस्कान के जादुई स्विच का इस्तेमाल करें। सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ताना भाव जगा देती है। सिर्फ चेहरे से ही न मुस्कुराएं, भीतर से मुस्कुराएं। हर व्यक्ति को एक अच्छी मुस्कान का वरदान मिला है, बस इसे बाहर निकालने की देर होती है। यदि आप अपनी मुस्कान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति की तरह हैं जिसके पास बैंक में 10 लाख तो है, लेकिन चेकबुक नहीं है। लोगों से बेहतर प्रदर्शन कराने का एकमात्र तरीका विंस्टन चर्चिल की सलाह पर अमल करना है। मैंने पाया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को कोई गुण हासिल करते देखना चाहते हैं, तो इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका उस पर वह गुण चिपकाना है। दूसरों को जता दें कि आप उन पर भरोसा करते हैं और वे भरोसेमंद बन जाएंगे। जो लोग दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश में उन्हें शर्मिंदा करते हैं, धमकाते हैं या सलाह देते हैं कि उन्हें
क्या करना चाहिए, वे शायद ही कभी सफल होते हैं। अक्सर वे मामलों को बदतर बना देते हैं। कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता। हम सभी के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू होते हैं। हम जो पहलू पेश करते हैं वह वही होता है जो दूसरे हमारे अंदर से बाहर निकालते हैं। दूसरों के अच्छे और उदार पहलू को बाहर निकालने के लिए संवाद और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करें। आज ही एक उत्साही, आत्मविश्वासी नजरिया और अंदाज विकसित करना शुरू करें। खुलकर बोलें, अपनी मुद्रा पर गौर करें, अपना सिर उठाकर चलें, आत्मविश्वास भरे कदमों से चलें, मानो आप किसी महत्वपूर्ण जगह जा रहे हों। अध्याय 5, एक अच्छा प्रभाव छोड़ना। हम जिस अंदाज में दूसरों की ओर जाते हैं, हमारे शुरुआती शब्द और कार्य लगभग हमेशा पूरी मुलाकात का माहौल तय कर देते हैं। आप दूसरों के कार्यों और नजरियों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बशर्ते आप उसी अंदाज में बातचीत शुरू करें जिस पर आप इसे खत्म करना चाहते हैं। यदि आप कारोबार पर बातचीत कर रहे हैं तो कारोबारी अंदाज में शुरुआत करें। यदि आप अनौपचारिक बनना चाहते हैं तो अनौपचारिक अंदाज में शुरुआत करें। दूसरे उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे। आपने जो मंच बनाया है उस पर वे अपनी भूमिका निभाएंगे। जब भी आप दूसरों से पेश आते हैं तो हर बार आप एक मंच बना रहे हैं। यदि आप कॉमेडी के लिए मंच तैयार करते हैं तो गंभीर न बने। यदि आप ट्रेजेडी के लिए मंच तैयार करते हैं तो दूसरों से चंचलता की उम्मीद न करें। बस सफल नहीं हुआ। हम किसी सम्मेलन या इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं जो हमारे मनचाहे तरीके से नहीं हुआ। लगभग हमेशा इसका कारण यह होता है कि हमने इसे गलत अंदाज में शुरू किया था। किसी तरह की बातचीत करने से पहले खुद से पूछें, मैं इससे सचमुच क्या चाहता हूँ, कौन सी मनोदशा रहनी चाहिए। फिर वह माहौल बनाएं जिससे मंच तय होगा। हम यह याद रखकर दूसरे के कार्यों और नजरियों को नियंत्रित कर सकते हैं कि हम जो पहली छाप छोड़ते हैं उसके अस्थायी छाप होने की काफी संभावना है। दूसरे लोगों के मन में आपकी कैसी छवि बनती है, इसके लिए आप किसी दूसरे से ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। कई लोग चिंता करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। हमारे बारे में संसार की राय काफी हद तक उस राय के आधार पर बनती है जो हमारी खुद के बारे में होती है। यदि आपको उस तरह स्वीकार नहीं किया जाता है जिस तरह आप चाहते हैं तो शायद आपको खुद को दोष देना चाहिए। अगर आप इस तरह काम करते हैं मानो आप नाचीज हैं तो संसार आपकी राय को मान लेगा। अगर आप इस तरह काम करते हैं मानो आप खास हैं तो संसार के पास आपसे खास जैसा बर्ताव करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रहेगा। अभिनय न करें। हम सब खुद को जितना चतुर समझते हैं, अवचेतन रूप से हम उससे ज्यादा चतुर होते हैं। हो सकता है कि चेतन मन लोगों के ओढ़े हुए नकाबों का विश्लेषण करने और उनकी असलियत पहचानने में ज्यादा चतुर न हो, लेकिन हमारा अवचेतन इस मामले में बहुत चतुर होता है। हमारा अवचेतन मन हमें बता देता है कि अभिनय करने वाला व्यक्ति दरअसल हमारे बारे में अच्छी राय नहीं रखता है। बहुत सारे लोग खराब छाप छोड़ देते हैं क्योंकि आपका मूल्यांकन सिर्फ इसी आधार पर नहीं होता है कि आप खुद को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। आपका मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि आप दूसरी चीजों को कितना महत्व देते हैं। आपकी नौकरी, आपकी राय और आपकी प्रतिस्पर्धा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, मूल्यांकन न करें ताकि आपका भी मूल्यांकन न किया जाए। यह मानव संबंधों के लिए एक अच्छा सबक है। जब भी हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो हर बार हम दूसरों को अपना मूल्यांकन करने का एक संकेत देते हैं। आप अपनी नौकरी या अपनी कंपनी को कितना महत्व देते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ काम करते हैं तो क्या आप क्षमा मांगने जैसे अंदाज में जवाब देते हैं, और मैं पीपल्स बैंक में काम करता हूँ, मानो आप इस बात पर शर्मिंदा हों। या फिर आप गर्व से कहते हैं, मैं देश के इस इलाके के सबसे अच्छे बैंक में काम करता हूँ। यदि आप दूसरा जवाब देते हैं तो लोग आपको ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। यदि आप यह एहसास देते हैं कि आपकी कंपनी या आपके बारे में कोई दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो दूसरे लोग सोचेंगे कि आप भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकते।
प्रतिस्पर्धा की आलोचना न करें। यदि आप अच्छी छाप छोड़ना चाहते हैं तो दूसरों या उनके प्रोडक्ट्स की आलोचना न करें, इसके बजाय अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें। न सिर्फ लोग नकारात्मक चर्चा को नापसंद करते हैं, बल्कि आप एक नकारात्मक मंच भी तैयार कर रहे हैं। आप एक नकारात्मक मनोदशा बना रहे हैं और अगर आप बेच रहे हैं तो आपको संभावित ग्राहक या प्रोस्पेक्ट से हाँ कहलवाने में मुश्किल आएगी। सकारात्मक माहौल बनाकर दूसरे को हाँ की मनोदशा में ले आए। एक अच्छा नियम यह है कि दूसरों से शुरुआती प्रश्नों पर हाँ कराएं। यह रंग कितना सुंदर है, या क्या यह कलाकारी आपको शानदार नहीं लगती? जब कोई आपके शुरुआती प्रश्नों पर कुछ बार हाँ कहता है तो उसके बाद आपके बड़े प्रश्न पर हाँ कहना उसके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन हाँ के प्रश्न कई बार नकारात्मक हो सकते हैं। कितनी भीषण गर्मी है, संसार रसातल में पहुंच गया है ना? ऐसे प्रश्नों पर हाँ का जवाब तो मिलता है, लेकिन मनोदशा नकारात्मक हो जाती है। निराशावादी उदास लोग आमतौर पर सावधान और झिझकने वाले होते हैं। खुशमिजाज आशावादी लोग प्रोडक्ट और विचार खरीदते हैं। वे ज्यादा उदार होते हैं, विस्तार करने और जोखिम लेने के ज्यादा इच्छुक होते हैं। ऐसे प्रश्न न पूछें या निर्देश जारी न करें जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आपको मुश्किल का अंदेशा है। ऐसे सवाल पूछें जो जवाब की भूमिका बना देते हैं। मुझे यकीन है कि यह आपको पसंद है ना? यह न पूछें क्या आपको यह पसंद है। प्रश्न पूछते वक्त अपना सिर सकारात्मक अंदाज में हिलाएं। आपके कार्य सामने वाले की रायों और कार्यों को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। शांति से मान लें कि दूसरे आपका मनचाहा काम कर देंगे। शुरू करते समय पूरे मामले के मुख्य बिंदु की थाह लें। प्रभावित करने के बहुत बड़ी कोशिश न करें। दूसरों को यह जता दें कि वे अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं। अध्याय 6, आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करना। आकर्षक व्यक्तित्व का रहस्य क्या है? हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो नैसर्गिक रूप से मित्रों और ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग इंसान की 3 बुनियादी भूखों को संतुष्ट करने का तरीका जानते हैं। 1, स्वीकृति। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना अनिवार्य है। उन्हें अपने असल रूप में रहने दें। इस बात पर जोर न दें कि जब तक कोई व्यक्ति आदर्श नहीं होगा या बदलेगा नहीं, तब तक आप उसे पसंद नहीं कर सकते। नैतिक जिरह बख्तर न बनाएं और आपके अनुमोदन के लिए दूसरों से इन्हें पहनने की अपेक्षा न करें। जो व्यक्ति आलोचना करता है, दूसरों में दोष खोजता है, हमेशा यह देखता है कि लोग कहां पर कमतर है। जो हमेशा समाधान का सुझाव देता रहता है, वह लोकप्रिय के काफी नीचे की पायदान पर रहता है। वह कभी उन लोगों की भगदड़ का शिकार नहीं बनेगा जो उसका करीबी मित्र बनने की आशा कर रहे हों। जो लोग दूसरों को उनके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार और पसंद करते हैं, उनके पास उनके व्यवहार को बदलकर बेहतर बनाने के मामले में सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। किसी के पास भी किसी दूसरे को सुधारने की शक्ति नहीं होती, लेकिन लोग जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद करके आप उन्हें खुद को बदलने की शक्ति दे देते हैं। 2, अनुमोदन। यह मंजूर करने से आगे तक जाता है जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा नकारात्मक होता है। हम दूसरों को उनकी खामियों के बावजूद स्वीकार करते हैं और अपनी मित्रता देते हैं। अनुमोदन का अर्थ थोड़ा ज्यादा सकारात्मक है, क्योंकि यह सिर्फ खामियों को सहन करने से परे जाता है और कोई ऐसी चीज खोजता है जिसे हम पसंद कर सकें। आप अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई न कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं। हो सकता है कि यह छोटी या महत्वहीन चीज हो, लेकिन दूसरों को जता दें कि आप उस चीज का अनुमोदन करते हैं। फिर आप जिन चीजों का सचमुच अनुमोदन करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब दूसरे आपके अनुमोदन का स्वाद लेते हैं तो वे अपनी व्यवहार को बदल लेंगे ताकि आप उनकी दूसरी चीजों का भी अनुमोदन करें। प्रशंसनीय चीजों को खोजें, प्रशंसा करें और लोगों को दमकते हुए देखें। 3, प्रशंसा।
प्रशंसा शब्द का अर्थ है महत्व बढ़ाना। ठहरकर सोचें कि दूसरे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपकी पत्नी, पति, बच्चे, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक। अपने मन में उनके महत्व पर जोर दें, फिर दूसरों को यह बताने के तरीके खोजें कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप अपनी प्रशंसा का इजहार कर सकते हैं। 1. लोगों से इंतजार न कराएं। 2. यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप तुरंत नहीं मिल सकते, तो उसकी उपस्थिति को मान्यता दें। उसे बता दें कि आप उससे यथासंभव शीघ्रता से मिलेंगे। 3. लोगों को धन्यवाद दें। 4. लोगों के साथ खास बर्ताव करें। आखिरी बिंदु अतिरिक्त टिप्पणी के लायक है। सामान्य बर्ताव अहंग को जितना पिचकाता है उतना कुछ नहीं पिचकाता। हम सभी अपने अनूठे महत्व के लिए मान्यता पाना चाहते हैं। इस मामले में फूलों से सबक लें। चूंकि उन्हें पराग छिड़कने के लिए मधुमक्खियों की जरूरत होती है, इसीलिए वे मधुमक्खियों को आकर्षित करने और पोषण देने के लिए शहद की कुछ बूंदें बाहर रख देते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोगों की इस बुनियादी भूख को शांत करता है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इस त्रिकोणीय फार्मूले का इस्तेमाल शुरू कर दें। अध्याय 7, प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना। सफल लोगों में एक चीज आम होती है, वे शब्दों का इस्तेमाल करने में बहुत निपुण होते हैं। आमदनी और शाब्दिक योग्यता इतनी करीबी तौर पर जुड़ी होती है कि अगर आप अपनी शब्द शक्ति बढ़ा लेते हैं तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। खुशी भी काफी हद तक अपने विचारों, इच्छाओं, आशाओं या निराशाओं को व्यक्त करने की योग्यता पर निर्भर करती है। कई लोग इसीलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को अपने भीतर 7 तालों में बंद रखते हैं। कई लोग इसलिए अक्षम महसूस करते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि कोई बातचीत कैसे शुरू की जाए, खासतौर पर किसी अजनबी के साथ। उनके पास रोचक विचारों का खजाना होता है, उन्हें तो बस यह पता नहीं होता कि इस खजाने का ताला कैसे खोला जाए। विलियम जेम्स ने समस्या की जड़ को पहचान लिया था और बताया था कि अच्छे वार्ताकार बनने में इतने सारे लोगों को मुश्किल क्यों आती है। उन्हें बहुत सतही, बहुत स्पष्ट या झूठी बात कहने का डर होता है, या किसी न किसी तरह से ऐसी बात कहने का जो स्थिति के लिहाज से उपयुक्त या पर्याप्त न हो। आदर्श बनने की कोशिश छोड़ दें। कोई भी हर समय मंत्रमुग्ध नहीं कर सकता। छुटपुट चर्चा का गुणयुक्त होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति घिसी पिटी बातें करता है। हर कोई ऐसी छुटपुट चर्चा में संलग्न होता है जिसमें कोई भी चतुराई भरी या महत्वपूर्ण चीज नहीं कही जाती। बातचीत के पहिए घुमाने के लिए छुटपुट चर्चा जरूरी होती है। अगर आपको इस बात का एहसास हो जाए और आप बोझिल होने से न घबराएं तो आप किसी अजनबी के साथ अच्छी चर्चा शुरू कर सकते हैं। आपको यह पाकर हैरानी हो सकती है कि आप चतुराई भरी और रोचक बातें कह रहे हैं क्योंकि आप ऐसा कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अपने विषय के लिए भूमिका। किसी बातचीत को शुरू में गरमाने की जरूरत होती है। यह अपेक्षा न करें कि आप पहले ही पल से अति प्रभावशाली बातचीत शुरू कर देंगे। छुटपुट चर्चा न सिर्फ बातचीत शुरू कर सकती है बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों को तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है। लोगों से उनके बारे में बात कराएं। अगली बार जब आपका किसी से परिचय कराया जाए और आप कहने के लिए कोई बात न सोच पाए तो इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को तैयार करने की कोशिश करें। आप कहां से हैं? आप हमारे मौसम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपका परिवार है? आप किस तरह के व्यवसाय में हैं? इन प्रश्नों की बदौलत दूसरे खुद के बारे में बात करने लगते हैं। इसलिए ये अचूक शुरुआती प्रश्न हैं। वे गतिरोध को तोड़ देते हैं और वे दिखा देते हैं कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। आपको साझा रुचि का विषय खोजने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो उस एक विषय पर उनसे बात कराते हैं जिसके वे विशेषज्ञ हैं, वे खुद।
वार्तालाप में निपुण बनने की कला में यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि बोलने के लिए बहुत सारी चतुराई भरी बातें सोची जाए या ऐसी वीरतापूर्ण अनुभव हो जिनका आप वखान कर सकें। इसमें तो दूसरों के साथ खुलना और उनसे बातचीत कराना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि आप दूसरे को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो आप अच्छे वार्ताकार होने की प्रतिष्ठा हासिल कर लेंगे। यदि आप दूसरों से उनके बारे में बात कराते रहें तो वे आपको और आपके विचारों के प्रति जितना ज्यादा खुलेंगे उतना किसी दूसरी चीज से नहीं खुलेंगे। दूसरों की रुचि जगाने के लिए प्रश्न पूछें। इस तरह के प्रश्न पूछकर बातचीत को सामने वाले की रुचियों की ओर मोड़ते रहें। क्यों, कहां, कैसे। यदि कोई कहता है मेरे पास इंडियाना में 25 एकड़ की छोटी सी जगह है तो कूद कर यह न बोले देखो मेरे पास टेक्सास में 500 एकड़ जमीन है। इसके बजाय यह पूछें इंडियाना में कहां पर, यह आपके पास कितने समय से है। इस तरह के प्रश्नों से सामने वाले को लगने लगेगा कि आप उन सबसे रोचक लोगों में से एक हैं जिनसे वह आज तक मिला है। मानव संबंधों में एक घातक पाप होता है जिससे आपको बचना चाहिए। इंसान दिल से स्वार्थी होता है। उसकी पहली, आखिरी और हमेशा रुचि खुद में होती है। दिखाएं कि आप दूसरों में रुचि रखते हैं, इसके बाद ही वह आप में रुचि लेगा। उस नाटककार की तरह न बने जो 2 घंटे से ज्यादा समय तक खुद के बारे में बात करता रहा। उसके बाद वह अपने साथी की ओर मुड़कर बोला, अब मेरे बारे में बहुत बातें हो गई, आइए अब आपके बारे में बात करते हैं। आप मेरे नाटकों के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी इंसान हैं और यह स्वाभाविक है कि आपके मन में भी खुद के बारे में बात करने का प्रलोभन होगा। आप दमकना चाहते हैं, आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के आकलन में आप कहीं ज्यादा ऊंचे होंगे अगर आप बातचीत का रुख अपने बजाय उनकी ओर मोड़ देंगे। तब दूसरों के मन में आपकी ज्यादा ऊंची राय होगी। खुद से पूछें, इस स्थिति से मैं क्या चाहता हूं। क्या आप अपने अहंग को बढ़ावा चाहते हैं या फिर आप सामने वाले व्यक्ति का अनुमोदन, व्यवसाय, अनुमति या सद्भाव चाहते हैं। यदि आप सिर्फ अपने अहंग को फुलाना चाहते हैं तो पूरी तरह से अपने बारे में बात करें, लेकिन बातचीत से इसके अलावा किसी दूसरी चीज के मिलने की उम्मीद न करें। सार्वजनिक वक्ता खुद के बारे में बोलते हैं, लेकिन इन लोगों को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उनके श्रोता बंधक नहीं होते बल्कि स्वेच्छा से आते हैं। जब तक कि आपने कोई हाल किराए पर न लिया हो और पहले से विज्ञापन न किया हो, तब तक आपके श्रोता के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि वे आपके कारनामों के बारे में सुनने के लिए मजबूर होने वाले हैं। जब आपको आमंत्रित किया जाता है और पूछा जाता है, तभी खुद के बारे में बात करें। यदि दूसरों की रुचि होगी तो वे पूछ लेंगे, फिर अपने बारे में थोड़ी बात करें, लेकिन इसकी अति न करें। प्रश्न पूछें और चर्चा का रुख दोबारा उनकी ओर मोड़ दें। मैं भी तकनीक का इस्तेमाल करें। जब खुद की बातचीत में लाने का एक और सही समय तब होता है जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपने बारे में कोई ऐसी चीज बता सकें जो उसकी कही बात से जुड़ी हो या आपके बीच जुड़ाव का बंधन बनाती हो। अगर कोई कहता है मैं देहात में पला बढ़ा हूं और आप कहते हैं मैं भी, और अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताते हैं, तो इससे वह ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करता है। बंधन जोड़ने वाली बातचीत में अपना जिक्र करना दूसरों के लिए प्रशंसापूर्ण होता है। ऐसा करके आप कह रहे हैं मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी इसे पसंद करता हूं, मैं भी इसमें विश्वास करता हूं। आपके या आपके अतीत के बारे में जो भी चीजें दूसरों के समान होती है उससे उन्हें आपको पसंद करने में मदद मिलेगी। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे सहमत होते हैं। हम उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हमसे असहमत होते हैं। जो लोग असहमत होते हैं वे हमारे आत्मगौरव के लिए संभावित जोखिम होते हैं। जब आप सहमत होते हैं तो आप खुद को पसंद करने में सामने वाले व्यक्ति की मदद करते हैं। भले ही कुछ बिंदुओं पर असहमत होना लाजमी हो,
लेकिन हमेशा ऐसे बिंदु खोजें जिन पर आप सहमत हो सकें। जब आप सहमति का थोड़ा आधार बना लें, चाहे यह कितना ही छोटा हो, तो उन बिंदुओं पर एक साथ आना ज्यादा आसान हो जाएगा जिन पर आप सहमत हैं। खुशनुमा बातचीत का इस्तेमाल करें। जो इंसान निराशावादी अंदाज में बात करने की आदत डाल लेता है, अपनी समस्याओं का लगातार रोना रोता रहता है, वह लोकप्रियता की कोई स्पर्धा नहीं जीत पाएगा। यदि आपके पास निजी समस्याएं हैं, तो अपने पादरी, परामर्शदाता या विश्वसनीय मित्र के पास जाएं। अपनी मुश्किलों का सार्वजनिक इजहार न करें। अपनी बीमारियों और ऑपरेशनों के बारे में बातचीत न करते रहें। अपने कष्टों का वर्णन करने से आप हीरो नहीं बनते हैं, इससे आप सामने वालों को बोर कर देते हैं। बैठकर खुद को पत्र लिखें। यदि आपके सीने में कोई गुबार है जिसे आपको हल्का करने की जरूरत है, तो खुद को पत्र लिख लें। सटीकता से लिखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। कोई भी चीज रोक कर न रखें। पूरे विस्तार से बताएं कि आपके साथ कितना गलत हुआ है, जीवन कितना अन्यायपूर्ण है। फिर इस पत्र को पूरा करने के बाद उसे जला दें। इसने आपका गुबार हल्का करने का मकसद पूरा कर दिया है और आपको राहत मिलनी चाहिए। यह आपकी भावनाओं को बाहर निकाल देगा और लोगों को बताने की प्रबल आवश्यकता को कम कर देगा। हो सकता है आपको इसे दोहराने या 3 बार करने की जरूरत पड़े, लेकिन उसके बाद आप पाएंगे कि आप इसके बारे में ज्यादा बोलना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहते। चिढ़ाने और ताना मारने के प्रलोभन से बचें। हमें से ज्यादातर लोग दूसरों को मजाक में चिढ़ाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्हें यह पसंद आएगा। पति अपनी पत्नियों को और पत्नियां अपने पतियों को सार्वजनिक रूप से मजाक में चिढ़ाते हैं क्योंकि उनके मन में यह गलतफहमी होती है कि यह स्नेह दिखाने का आकर्षक तरीका है। हम इस आशा में ताने मारते हैं कि दूसरे हमारी चतुराई को पहचान लेंगे, हास्य को देख लेंगे और व्यक्तिगत बुरा नहीं मानेंगे। चिढ़ाने वाले मजाक और ताने दोनों का ही निशाना दूसरों के आत्मगौरव पर होता है। जो भी चीज आत्मगौरव के लिए जोखिम दिखती है, वह खतरनाक होती है, भले ही इसे मजाक में किया जाए। यदि सामने वाला आपको पर्याप्त लंबे समय से जानता है, आपको पर्याप्त अच्छी तरह से पसंद करता है और आप इसकी अति नहीं करते हैं, तो आप चिढ़ाने वाले मजाक के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ संभावनाएं इतनी ज्यादा है कि कोशिश न करना ही ज्यादा सुरक्षित है। अपनी संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए इन विधियों का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। अजनबियों पर अभ्यास करें। इसे हर दिन करते रहें जब तक कि इसकी आदत न पड़ जाए। अध्याय 8 सुनना। ओलिवर वेंडेल होम्स ने लिखा था, सहानुभूति और समझ भरे अंदाज में दूसरों की बात सुनने की योग्यता लोगों के साथ हिल-मिल कर रहने और उनकी मित्रता हासिल करने के लिए शायद संसार का सबसे प्रभावी तरीका है। आप किसी से मिलते हैं और उससे विदा लेने के बाद आपको महसूस होता है कि चीजें आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। आप पूछते हैं, मैं ऐसा क्या कह सकता था जिससे वह ज्यादा दोस्ताना हो जाता, मेरे विचारों के प्रति ज्यादा अनुकूल हो जाता। आश्चर्यजनक रूप से जवाब यह होता है, कुछ नहीं। आपका प्रदर्शन खराब इसलिए नहीं रहा क्योंकि आपने कोई गलत बात कह दी या कोई सही बात नहीं कही। आपका प्रदर्शन तो इसलिए खराब रहा क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं सुना। सुनने से आप चतुर बनते हैं। हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि दूसरे हमें चतुर और बुद्धिमान माने। लोगों को इस बात का विश्वास दिलाने का एक अचूक तरीका यह है कि हम उनकी बात सुने और उस पर ध्यान दें। आप उनकी कही बातों को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि गौर से सुन रहे हैं। इस बात से उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अपने मित्रों और परिचितों के बारे में सोचें। बुद्धिमान और समझदार होने की प्रतिष्ठा किसकी है? क्या यह उस व्यक्ति की है जो हमेशा प्रश्न पूछने से पहले ही जवाब देने को तत्पर रहता है? क्या यह उस व्यक्ति की है जो दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही अपनी टिप्पणी से बात काट देता है? या फिर उस व्यक्ति की है जो बहुत ज्यादा सुनता है? अगर आप गौर से सुने तो
लोग आपको बता देंगे कि वे क्या चाहते हैं। आप अंधेरे में लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकते। कार निर्माता अपनी कार का डिजाइन बनाने से पहले जनता की नब्ज पर हाथ रख कर पता लगाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। आपको अपनी तरफ फेंकी गई गेंद पर उचित प्रतिक्रिया नहीं करनी होती। आपको उचित प्रतिक्रिया लगातार देनी चाहिए। अच्छे मानवीय संबंध दो तरफा होते हैं, देना और लेना, क्रिया और प्रतिक्रिया। यदि आप यह नहीं जानते हैं कि दूसरे क्या चाहते हैं या वे किसी स्थिति के बारे में कैसा महसूस करते हैं या उनकी खास आवश्यकताएं क्या है, तो आपको उनके बारे में नवीनतम जानकारी नहीं है। अगर आपके पास नवीनतम या पूरी जानकारी नहीं है, तो आप उन्हें प्रेरित भी नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा बोलने से आपके भेद खुल जाते हैं। कई बार दूसरों से व्यवहार में ऐसी स्थितियां आती है जहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने पत्ते समय से पहले न दिखाएं, और जहां हमें दूसरों की स्थिति को महसूस करने की जरूरत होती है। रणनीति यह होनी चाहिए कि हम पहले यह पता लगाएं कि दूसरे क्या जानते हैं। अपना हाथ दिखाने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि वे किस पर मान जाएंगे। जिस तरह हम दूसरों की बात सुनकर उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसी तरह हमारे बहुत ज्यादा बोलने से उन्हें भी हमारी स्थिति पता चल जाती है। सफल लोग अपना मुंह बंद रखते हैं और दूसरों को बोलने तथा लगातार बोलते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप दूसरों से पर्याप्त बातचीत करा सकें, तो वे अपनी असली भावनाओं या उद्देश्यों को छिपा नहीं सकते। वे कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन वे हमेशा हार जाएंगे। इसलिए यदि आप दूसरों को यह पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि आपके दिमाग में सचमुच क्या है, तो अपना मुंह बंद रखें और सुनें। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक बोलते रहेंगे, तो दूसरों को आपकी असलियत पता चल जाएगी। सुनने से संकोच भी दूर होता है। जब आप दूसरों की बात गौर से सुनते हैं, उनकी आवाज के लहजे और शब्दों को जोड़ पर पूरा ध्यान देते हैं, तो इससे आपका ध्यान खुद पर से हट जाता है। यदि आप दूसरों पर पूरा ध्यान देते हैं, वे क्या कह रहे हैं, वे क्या चाहते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है, तो आप संकोची या आत्मचेतन नहीं रह सकते। आप अपने में सिमट कर नहीं रह सकते। जब आप सिमट कर रहते हैं, तो आप दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से नहीं निपट सकते। अगर आपका पूरा ध्यान खुद पर ही केंद्रित होता है, तो आप अपने आसपास के संसार से नहीं निपट सकते। खुद के बारे में ऊंची राय रखना गलत नहीं है, लेकिन अपना पूरा ध्यान खुद पर ही केंद्रित रखना कारगर नहीं होता। बहुत ज्यादा कोशिश न करें। विलियम जेम्स ने कहा था कि ज्यादातर बातचीतें इसलिए बोझिल होती हैं क्योंकि लोग तनाव रहित नहीं रहते, और इस वजह से सचमुच सही बात कहने की संभावना को कम कर देते हैं। लोगों के साथ प्रभावी ढंग से पेश आने के लिए आपको यह जानना होता है कि लोग क्या चाहते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है और वे कौन हैं। आप गौर से, सहानुभूति से और धैर्य से सुनना चाहिए। आप किसी को जो सर्वोच्च सम्मान या प्रशंसा दे सकते हैं, वह है उसकी बात ध्यान से सुनना। ऐसा करके आप उसके आत्मगौरव को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचना पसंद करता है कि उसके पास कहने को कुछ है जो सुनने लायक है। आप किसी के अहंग को पिचकाने वाली जो चीजें कर सकते हैं, उनमें से एक उसकी बात सुनने से पहले ही उसे झटक देना है। लोग यह पसंद करते हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। सुनने की कला का अभ्यास करें। एक, बोलने वाले की तरफ देखें। जो लोग सुनने लायक होते हैं, वे देखने लायक भी होते हैं। वे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने से भी मदद मिलती है। दो, गहरी रुचि लेते दिखें। यदि आप सहमत हैं तो अपना सिर हिलाएं। यदि वे कोई कहानी बताते हैं तो मुस्कुराएं। सामने वाले के संकेतों पर प्रतिक्रिया करें। तीन, सामने वाले की तरफ झुकें। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप रोचक वक्ता की ओर झुकने और नीरस वक्ता से दूर झुकने की प्रवृत्ति रखते हैं? चार, प्रश्न पूछें। इससे लोगों को पता चल जाता है कि आप अब भी सुन रहे हैं। पांच, बाधा न डालें।
इसके बजाय ज्यादा जानकारी मांगे। जब आप बिना कोई व्यवधान डाले उनकी बात पूरी सुनते हैं तो लोगों को यह अपनी बहुत बड़ी प्रशंसा लगती है, लेकिन उन्हें यह प्रशंसा बहुत सच्ची तब लगती है जब आप इस तरह के प्रश्न से ज्यादा जानकारी मांगते हैं। क्या आप आखिरी बिंदु को विस्तार से समझा सकते हैं? 6. वक्ता के विषय पर केंद्रित रहें। विषय न बदलें, चाहे आप किसी खास विषय पर पहुंचने के लिए कितने ही आतुर हों। 7. अपनी बात रखने के लिए वक्ता के शब्दों का इस्तेमाल करें। बताए गए कुछ बिंदुओं को दोहराएं। इससे न सिर्फ यह साबित होता है कि आप सुन रहे हैं, बल्कि इससे आपको बिना विरोध के अपने कुछ विचार रखने का भी मौका मिल जाता है। अपनी खुद की टिप्पणियों से पहले इस तरह की बात कहें जैसा आपने बताया है। अध्याय 9, लोगों को सहमत कराना। हर दिन कोई न कोई स्थिति सामने आती है जहां हमें किसी से अपनी बात मनवाने की जरूरत होती है। हमारे जीवन साथी, बच्चों, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक, पड़ोसी, मित्र या शत्रु के साथ असहमति आम बात है। हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहस करने की होती है। हमें राजी करने को अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनाना सीखना चाहिए। जब कोई हमारे विचारों का विरोध करता है तो हम इसे अपने अहंग के लिए जोखिम मान लेते हैं। हम भावनात्मक और शत्रुतापूर्ण बन जाते हैं और अपने विचार अपने विरोधी के गले के नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। हम अपने तर्कों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपने विरोधी की बातों का मखौल उड़ाते हैं। यह जीतने का तरीका नहीं है। किसी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका सामने वाले को उसकी मानसिकता बदलने के लिए राजी करना है। ऐसे तरीके हैं जिनसे दूसरे लोगों को आपके दृष्टिकोण से चीजें देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कम दबाव ही रहस्य है। इसका संबंध इस पुस्तक की विषय वस्तु से है। अगर आप लोगों पर काबू पाना चाहते हैं तो आपको मानव स्वभाव के खिलाफ काम करने के बजाय इससे अपने पक्ष में काम कराना सीखना होगा। किसी को यह बताएंगे कि उनके विचार मूर्खतापूर्ण हैं तो वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। उनके दृष्टिकोण का मखौल उड़ाएंगे तो वे शर्मसार होने से बचने के लिए अपने दृष्टिकोण की रक्षा करेंगे। धमकियों का इस्तेमाल करेंगे तो वे आपके विचारों के खिलाफ अपने दिमाग को बंद कर देंगे, चाहे वे कितने ही अच्छे क्यों न हो। आत्मरक्षा की भावना सबसे प्रबल सहज भावनाओं में से एक है और इसका अर्थ शरीर के साथ साथ अहम भी है। अपनी सुरक्षा के लिए हमें उन विचारों के बारे में सावधान होना होता है जिन्हें हम स्वीकार करते हैं और जिन पर हम काम करते हैं। हम उन विचारों के खिलाफ अपनी रक्षा करते हैं जिन्हें हम पराया मानते हैं। मित्र हथौड़ा और पत्थर लेकर हमारी ओर नहीं आते हैं, इसलिए जो विचार शत्रु जैसी वेशभूषा में दिखते हैं उन्हें हम अपने कानों में घुसने ही न देते। जब हम विचार बेचने की कोशिश करते हैं तो हमें अवचेतन के प्रति आग्रह करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला किसी भी विचार को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार न कर ले। इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कायल करने के बाद भी उसकी राय वही रहती है। उस व्यक्ति का वर्णन है जो अपने चेतन मन से ही सहमत हुआ है। वह होठ हिलाकर हाँ तो कर रहा है, वह सहमत तो दिख रहा है, लेकिन वह उस विचार पर काम नहीं करेगा। अवचेतन द्वारा किसी विचार को स्वीकार कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, सुझाव द्वारा। किसी के अवचेतन में कमोवेश गौर किए बिना कोई विचार पहुंचाने की कोशिश करें। आप बहस जीतने में उसी हद तक सफल होंगे जिस हद तक आप अपने विचार सामने वाले के अहंग के पार पहुंचाने में सफल होंगे। अहंग उसके अवचेतन के द्वारा गहरा देता है। यदि वह जाग गया तो आपके विचारों पर पार नहीं जाने देगा। बहस जीतने के नियम। 1. सामने वाले को उसका दृष्टिकोण बताने की अनुमति दें। बाधा न डालें, सुनने की याद रखें। जिस व्यक्ति को कुछ कहना होता है वह बोलने की मानसिकता में होता है। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक वह आपके विचारों को सुनने की मानसिकता में नहीं होता है।
यदि आप चाहते हैं कि वह आपके विचारों को सुने तो पहले उसके विचार सुने। जब कोई आंदोलित हो तो उससे कहें कि वह अपने मुख्य बिंदुओं को दोहराए, इससे बहुत मदद मिलती है। उसे गुबार निकालने की अनुमति देने से उसकी शत्रुता कम हो जाती है। 2. जवाब देने से पहले ठहरे। यह उस बातचीत में भी इतनी ही अच्छी तरह काम करता है जहां कोई मतभेद या असहमति न हो। जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो सामने वाले की तरफ देखें और जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरें। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी कही बात को इतनी महत्वपूर्ण मानते हैं कि उसके बारे में सोचने के लिए ठहर गए हैं। बस थोड़े से विराम की ही जरूरत है। यदि आप बहुत ज्यादा ठहराते हैं तो सामने वाले को यह आभास हो सकता है कि आप झिझक रहे हैं या कन्नी काट रहे हैं। यदि आपको असहमत होना हो तो हल्का सा विराम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप तुरंत ही नहीं कह देते हैं तो इससे सामने वाला यह महसूस करता है कि आपकी इतनी रुचि नहीं है कि आप उसकी समस्याओं के समय लगाएं। 3. 100% जीतने पर जोर न दें। जब हम किसी बहस में उलझ जाते हैं तो हमें से ज्यादातर लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से सही हैं और बाकी लोग गलत हैं। राजी करने में निपुण लोग हमेशा थोड़ा झुक जाते हैं और सहमति का कोई बिंदु खोज लेते हैं। यदि सामने वाले के पक्ष में कोई बिंदु है तो उसे स्वीकार कर लें। यदि आप छोटे और महत्वहीन बिंदुओं पर उसकी बात मान लेते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह बड़े बिंदु पर आपकी बात मान लेगा। 4. अपनी बात संयत और सटीक अंदाज में रखें। जब हमारे विचारों का विरोध होता है तो हमें अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति पर निगाह रखनी होती है। शांति से बताए तथ्य लोगों की मानसिकता बदलने में सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। दबाव के तरीके पहले पहल तो कारगर नजर आ सकते हैं। आप सामने वाले को नीचे गिरा सकते हैं, उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं, उसे ऐसे बिंदु पर ला सकते हैं जहां वह एक भी बात नहीं कह सकता। आपके श्रोता ताली बजाते हैं, आप बहस में जीत गए हैं या ऐसा लगता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने आपके दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है और वह आपके विचारों के अनुसार काम नहीं करेगा। 5. तीसरे पक्ष के जरिए बोलें। जो वकील मुकदमे जीतना चाहता है वह गवाह इकट्ठे करता है जो उन बिंदुओं की पुष्टि करते हैं जिन्हें वह जूरी के सामने रखना चाहता है। अगर वह स्वार्थ रहित होकर तीसरे पक्ष घटनाओं का वर्णन करता है तो तर्क ज्यादा विश्वसनीय लगता है। सेल्स पीपल संतुष्ट ग्राहकों की गवाही का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक पक्ष के उम्मीदवार समर्थन का आग्रह करते हैं। तीसरे पक्षों के जरिए बोलना तब विशेष मूल्यवान हो जाता है जब कोई मतभेद हो और आप चाहते हो कि दूसरे चीजों को आपके दृष्टिकोण से देखें। जब आप अपने खुद के लाभ के लिए कोई बात करते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके प्रति शंकालु होते हैं। इसके अलावा तीसरे पक्षों के कथनों से सामने वाले के अहंग के जागने की आशंका भी कम रहती है। आंकड़े, रिकॉर्ड, इतिहास और कथन सभी का हवाला दिया जा सकता है। 6. सामने वाले को लाज बचाने की अनुमति दें। कई मौके होंगे जब दूसरे खुशी खुशी अपना दृष्टिकोण बदलने और आपके साथ सहमत होने के लिए तत्पर हो जाएंगे। बस एक ही बाधा बीच में बचेगी, उन्होंने पहले ही एक निश्चित दृष्टिकोण सामने रख दिया है, एक मजबूत मोर्चा ले लिया है और वे शर्मिंदा हुए बिना अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल सकते। अगर वे आपके साथ सहमत होंगे तो एक तरीके से उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे गलत थे। राजी करने में माहिर लोग जानते हैं कि सामने वाले को उसके पिछले दृष्टिकोण से बाहर निकलने और लाज बचाने का दरवाजा कैसे खुला छोड़ना है, वरना वे अपने खुद के तर्क के कैदी बन सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे को राजी कर सकते हैं तो न सिर्फ आपको उसे अपनी बात का विश्वास दिलाना होगा, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे उसके खुद के तर्क कैसे बचाना है। पहला तरीका यह मान लेना है कि उसके पास सारे तथ्य नहीं थे।
मैंने भी पहले पहल इसके बारे में ऐसा ही महसूस किया था, जब तक कि मुझे यह जानकारी नहीं मिली, जिससे पूरी तस्वीर ही बदल गई। दूसरा तरीका, कोई ऐसा तरीका सुझाना है जिससे वे गेंद को किसी दूसरे की तरफ उछाल सके। अध्याय 10, प्रशंसा करना। प्रशंसा ऊर्जा को मुक्त करती है। कभी गौर किया है कि जब कोई किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए आपको धन्यवाद देता है या सच्ची प्रशंसा करता है, तो आपका उत्साह कैसे बढ़ जाता है। प्रशंसा हमें नई ऊर्जा और नया जीवन देती है। आप प्रशंसा से जो उत्साह पाते हैं वह कोई भ्रम नहीं है, न ही आपकी कल्पना है। इससे वास्तविक शारीरिक ऊर्जा मुक्त होती है। हो सकता है इस बिंदु पर आप यह सोच रहे हो, प्रशंसा का लोगों के साथ हिल मिल कर चलने से क्या संबंध है। जवाब है सब कुछ। हम में से बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि किसी के काम के लिए श्रेय देना, किसी अच्छी तरह किए गए काम के लिए मान्यता और प्रशंसा देना कितना महत्वपूर्ण होता है। हर जगह लोग प्रशंसा और कद्र के भूखे हैं। जब हम उन्हें वह देते हैं जिसकी उन्हें भूख है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वे हमें उदारता से हमारी मनचाही चीज दे देंगे। हर दिन एक छोटा चमत्कार करें। जब भी आप किसी दूसरे के उत्साह को बढ़ाते हैं या उन्हें ज्यादा जीवन और ऊर्जा से ओत-प्रोत करते हैं, तो आप एक छोटा चमत्कार कर रहे हैं। यह सरल है। आपको तो बस इतना करना है कि हर दिन किसी को सच्ची प्रशंसा दें और गौर करें कि इससे वे सचमुच बेहतर प्रदर्शन करने में किस तरह सक्षम बनते हैं। जहां वाजिब हो वहीं सच्ची प्रशंसा और श्रेय देने से न सिर्फ लोग बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें ज्यादा उत्पादक तरीके से काम करने की अनुमति भी मिलती है। जब बोनस और मुनाफे में हिस्सेदारी योग्यता पर आधारित होती है, कंपनी के लिए महत्व को पहचानने का साधन होती है, तो उत्पादन बेहतर होता है। अच्छे कथनों में उदार बने। प्रशंसा करने के लिए लोगों के किसी बड़ी या असाधारण चीज करने का इंतजार न करें। यदि कोई आप पर छोटा सा एहसान करता है, तो अपनी कद्र दिखाएं और आपको धन्यवाद कहकर उन्हें श्रेय दें। उन चीजों की तलाश करें जिनके लिए आप लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रशंसा भरे शब्द कहें। लोगों को यह बता दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यह मानकर न चलें कि लोग जानते हैं कि आप उनकी कद्र करते हैं। उन्हें बता दें, जब आप लोगों को बताते हैं कि आप उनके कार्यों की कद्र करते हैं, तो इससे वे ज्यादा और बेहतर करना चाहते हैं। आपको धन्यवाद कहने के नियम। 1, धन्यवाद सच्चा होना चाहिए। इसे इस तरह कहें मानो आप दिल से धन्यवाद दे रहे हो। इसमें अर्थ और जीवन भरें। इसे बेरुखा या दस्तूर न बनने दें, इसे खास बनाएं। 2, इसे बुदबुदाकर न कहें, खुलकर बोलें। इस तरह काम न करें मानो किसी को धन्यवाद देने में आपको शर्म आ रही है। 3, नाम लेकर लोगों को धन्यवाद दें। लोगों का नाम लेकर अपने धन्यवाद को व्यक्तिगत बनाएं। यदि समूह में कई लोगों को धन्यवाद देना हो, तो सिर्फ यह न कहें हर एक को धन्यवाद, बल्कि हर व्यक्ति का नाम लें। 4, जब आप लोगों को धन्यवाद दें तो उनकी तरफ देखें। यदि वे धन्यवाद देने लायक हैं, तो देखने लायक भी हैं। 5, लोगों को धन्यवाद देने पर काम करें। उन चीजों की चेतन रूप से और जानबूझकर तलाश शुरू करें जिनके लिए आप दूसरों को धन्यवाद दे सकते हैं। 6, जब लोगों को सबसे कम उम्मीद हो तब धन्यवाद दें। आपको धन्यवाद और भी ज्यादा शक्तिशाली होता है जब दूसरे इसकी अपेक्षा नहीं करते या यह महसूस नहीं करते कि वे इसके हकदार हैं। आप दूसरों में अच्छी चीजों की जानबूझकर तलाश करके अपनी खुद की खुशी बढ़ा सकते हैं। ऐसा करते समय हमारा ध्यान खुद पर से हट जाता है
इससे हम कम संकोची, कम आत्मसंतुष्ट और ज्यादा सहिष्णु व समझ भरे हो जाते हैं। दुखी लोगों की एक अचूक निशानी यह है कि वे अति आलोचक होते हैं। वे जानबूझकर दोषों या खामियों की तलाश करते हैं। जब वे अपना नजरिया बदलकर दूसरों में अच्छी चीजों की तलाश करने लगते हैं तो उनकी खुद की खुशी बढ़ जाती है। कोई भी आदर्श नहीं होता। यह कहा जाता है कि हर इंसान में अच्छाई होती है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको चिढ़ होती है तो किसी ऐसी चीज की तलाश शुरू कर दें जिसके लिए आप उसकी प्रशंसा कर सकें। यदि वे आपका सिर चबा जाते हैं तो शायद उनके दांत अच्छे हैं, इसीलिए उनके दांतों की प्रशंसा करें। प्रशंसा करने के लिए चीजों की तलाश करते रहें। इससे न सिर्फ वे बदल जाएंगे बल्कि इससे उनके बारे में आपकी राय भी बदल जाएगी। प्रशंसा देने के महत्वपूर्ण पहलू ये हैं। एक, यह सच्ची होनी चाहिए। कोरी चापलूसी साफ दिख जाती है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। हमेशा कोई न कोई ऐसी चीज होती है जिसकी प्रशंसा की जा सके, बशर्ते आप इसकी तलाश करें। किसी छोटी चीज के लिए लोगों की सच्ची प्रशंसा करना किसी बड़ी चीज के लिए झूठी प्रशंसा करने से कहीं बेहतर होता है। दो, व्यक्ति के बजाय काम या गुण की प्रशंसा करें। लोगों के बजाय उनके कामों की प्रशंसा करें। जब आप किसी काम या गुण की प्रशंसा करते हैं तो आपकी प्रशंसा विशिष्ट होती है और ज्यादा सच्ची लगती है। लोगों को सटीकता से पता चल जाता है कि किस चीज के लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। हर दिन 5 सच्ची प्रशंसाएं करके अपनी खुद की खुशी और मानसिक शांति बढ़ाएं, जैसी कि अध्याय 2 में सलाह दी गई है। 11, लोगों को आहत किए बिना उनकी आलोचना करना। जब हम लोगों से कहते हैं मैं इसे आपकी खुद की भलाई के लिए बता रहा हूं, तो ज्यादातर समय हम ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। जब हमें खुद के अहंग को बढ़ाने के लिए उनमें किसी दोष की ओर संकेत करते हैं। मानव संबंधों की सबसे आम असफलताओं में से एक यह है कि हम दूसरों के आत्मगौरव को कम करके खुद के महत्व की भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ऐसे मौके होते हैं जब हमें अपने साथ या अपने अधीन काम करने वाले लोगों के दोष बताने और सुधारने की जरूरत होती है। इसे सही तरीके से करना सचमुच एक कला है और यह एक ऐसी कला है जिसमें बहुत कम लोग माहिर हैं। आलोचना को एक नई रोशनी में देखें। क्योंकि प्रभावी आलोचना की कला के बारे में बहुत कम जाना जाता है और ज्यादातर लोग इसमें बहुत अनाड़ी होते हैं, इसीलिए आलोचना शब्द हमारे मुंह में एक कसेला स्वाद छोड़ जाता है। लेकिन आलोचना की सच्ची कला उन्हें मारकर नीचे गिराना नहीं है बल्कि उन्हें ऊपर उठाना है। यह भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि बेहतर काम करने में उनकी मदद करना है। सफल आलोचना के अनिवार्य गुण। एक, आलोचना बिल्कुल एकांत में करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आलोचना का असर हो तो आपको अपने खिलाफ दूसरे के अहंग को उकसाना नहीं चाहिए। याद रखें, आपका लक्ष्य उसके अहंग का गुब्बारा पिचकाना नहीं बल्कि अच्छा अंतिम परिणाम हासिल करना है। भले ही आपका उद्देश्य पवित्र हो और भावना सही हो, लेकिन असल महत्व की बात यह है कि सामने वाला इसके बारे में कैसा महसूस करता है। दूसरों के सामने हल्की सी भी आलोचना करने से द्वेष उत्पन्न होता है। आलोचना चाहे जितनी न्यायपूर्ण हो, इससे सहयोगियों के सामने उस व्यक्ति को नीचा देखना पड़ता है। आप इस नियम का पालन करते हैं या नहीं, इससे आपके सच्चे उद्देश्यों का एक अच्छा संकेत मिल सकता है। क्या आप दूसरे श्रोताओं के आसपास रहने पर ही आलोचना करते हैं? अगर ऐसा है तो आपका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना नहीं है बल्कि अहंग की संतुष्टि हासिल करना है। 2, आलोचना की शुरुआत में कोई अच्छी बात कहें या प्रशंसा करें। अच्छे शब्द, प्रशंसा और तारीफ दोस्ताना माहौल बना देते हैं।
ये दूसरों को आरामदेह बना देते हैं और उनके रक्षा कवच को नीचे कर देते हैं। प्रशंसा और बधाई दिमाग को उस आलोचना के लिए खोल देती है जिसे कहना आवश्यक है। 3, आलोचना को अव्यक्तिगत बनाएं। व्यक्ति की नहीं, काम की आलोचना करें। एक बार फिर यहाँ आप व्यक्ति के बजाय कामों का या व्यवहार की आलोचना करके अहंग को बीच से हटा सकते हैं। अपनी आलोचना उनके कामों तक सीमित रखकर आप उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं और उनके अहंग को भी बढ़ा सकते हैं। मैं पिछले अनुभव से जानता हूं कि इस तरह की गलती आपके आम प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है। 4, जवाब बताएं। जब आप दूसरों को बताते हैं कि उन्हें क्या गलत किया, तो उन्हें यह भी बताएं कि इसे सही कैसे करना है। जोर गलती पर नहीं, बल्कि इसे सुधारने और दोबारा होने से बचाने के तरीके पर दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी शिकायतों में से एक यह है, मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। यदि आप लोगों को बता देते हैं कि सही क्या है, तो ज्यादातर लोग सही काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। 5, सहयोग का आग्रह करें, इसकी मांग न करें। मांग करने के बजाय आग्रह करने से हमेशा ज्यादा सहयोग मिलता है। क्या आप ये सुधार कर लेंगे से कम द्वेष जागता है, जबकि इसे दोबारा करें और इस बार देखते हैं कि क्या आप इसे सही कर पाते हैं से ज्यादा द्वेष उत्पन्न होता है। अगर आप बदलने का आदेश जारी रखने के बजाय बदलने की इच्छा जगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, तो आप काफी आगे तक पहुंच जाएंगे। 6, एक अपराध के लिए एक आलोचना। एक गलती पर एक बार ध्यान दिलाना वाजिब है, दूसरी बार अनावश्यक है, तीसरी बार छिद्रान्वेषण है। आलोचना के लक्ष्य की याद रखें, आपको आराम कराना है, अहंग का युद्ध नहीं जीतना है। मन में जब भी अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ने का या किसी भूली बिसरी गलती को दोहराने का प्रलोभन जागे, तो याद रखें कि इस पर लगातार केंद्रित रहना कारगर नहीं होता। 7, दोस्ताना अंदाज पर खत्म करें। जब तक कि कोई मुद्दा दोस्ताना अंदाज पर खत्म करके न सुलझाया जाए, तब तक यह पूरा नहीं होता। ऐसी तलवारें न लटकाए रखें जिन पर बाद में विचार किया जाएगा। मुद्दे को सुलझा लें और उसे दफन कर दें। विश्वास जताते हुए अपनी बात पूरी करें, मैं जानता हूं कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं।